अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फाइज ईसा, उनकी अहलिया सरीना ईसा और हुकूमत के लिए आज एक इंतहाई अहम दिन रहा, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी बेंच ने सदारती रेफरेंस के फैसले के खिलाफ नजरसानी की अपीलों का फैसला सुना दिया है और जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनकी अहलिया के मौक़िफ़ को तस्लीम करते हुए 19 जून 2020 के उस हुक्म को वापस ले लिया है, जिसमें जस्टिस फाइज ईसा की अहलिया सरीना ईसा और उनके बच्चों की जायदादों का मामला तहकीकात के लिए FBI को भिजवा दिया गया था। 10 रुकनी बेंच ने 6-4 की अक्सरियत से न सिर्फ आज हुक्म को वापस ले लिया है, बल्कि ज़िम्मन में होने वाली तमाम कार्रवाइयों को भी गैर कानूनी करार दिया है। 19 जून के फैसले पर इख्तिलाफी नोट लिखने वाले जस्टिस याया आफरीदी ने आज भी ज़रा मुख्तलिफ पोजीशन ली है। मोअज़्ज़िज़ जज ने नजरसानी की दीगर अपीलों को तो मंजूर किया है, मगर जस्टिस काजी फाइज ईसा की अपील को मुस्तरद कर दिया है और इख्तिलाफी नोट लिखा है। यानी जस्टिस काजी फाइज ईसा की अपील को 5 जजों ने मंजूर और 5 ने मुस्तरद किया है। सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी की अपीलों का मुख्तसर फैसला भी जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक जस्टिस काजी फाइज ईसा की अपील के सिवा बाकी तमाम अपीलों को 6-4 की अक्सरियत से मंजूर किया जाता है, जबकि जस्टिस उमरता बंदियाल, जस्टिस सज्जाद अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन ने इस फैसले से इख्तिलाफ किया है। जबकि नजरसानी की अपीलों के हक में फैसला देने वाले 5 जजेस यानी जस्टिस मकबूल बाकिर, जस्टिस मंजूर मलिक, जस्टिस मजहर आलम, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अमीनुद्दीन ने लिखा है कि नजरसानी की तमाम अपीलों को मंजूर किया जाता है। 19 जून 2020 के मुख्तसर हुक्मनामे के पैराग्राफ 4 से 11 तक मौजूद हिदायत को वापस लिया जाता है। इस ज़मीन में होने वाली अदालती कार्रवाई, इक़दामात, अहकामात, मालूमात और रिपोर्ट्स को गैर कानूनी करार दिया जाता है और उनका कोई कानूनी असर नहीं है। नतीजतन इस तरह की किसी अदालती कार्रवाई, इक़दामात, अहकामात और रिपोर्ट्स को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल समेत किसी भी फोरम पर तस्लीम नहीं किया जा सकता। ना उनकी बुनियाद पर कोई कार्रवाई हो सकती है और ना ही इसे मजीद आगे बढ़ाया जा सकता है। दूसरी जानिब जस्टिस याया आफरीदी ने अपने इख्तिलाफी नोट में जस्टिस काजी फाइज ईसा की अपील के सिवा दीगर तमाम अपीलों को मंजूर किया है और 19 जून 2020 के हुक्मनामे के तहत की गई तमाम कार्रवाइयों, अहकामात और इक़दामात को गैर कानूनी करार दिया है। आज जब केस की समाअत हुई तो जस्टिस उमरता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि इस मामले को दबाना ज़बरदस्ती ख़त्म करने के मुतरादिफ है। अदालती साख का तकाजा है कि इस मसले को हल किया जाए। जस्टिस फाइज ईसा कहते हैं कि वो सरीना ईसा की जायदादों के लिए जवाब दे नहीं है। जस्टिस फाइज ईसा ने 3 सवालात के जवाब देने से इनकार किया। इस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा का जस्टिस उमरता बंदियाल से मुकालमा हुआ। उन्होंने कहा कि आप मेरे मुंह में अल्फाज डालकर बात ना करें। मैंने सवालात का जवाब देने से इनकार नहीं किया, मैंने सिर्फ सवालात पर एतराज़ उठाया था। समाअत के दौरान सरीना ईसा ने मौक़िफ़ अपनाया कि जस्टिस उमरता बंदियाल को एक मशवरा है। जस्टिस उमरता बंदियाल और जस्टिस मुनीब अख्तर एहतसाब में बहुत दिलचस्पी रखते हैं। जस्टिस उमरता बंदियाल और जस्टिस मुनीब अख्तर अपने और अपनी अहलिया के असासों की तफसीलात पब्लिक करें। जस्टिस उमरता बंदियाल ने सरीना ईसा से कहा कि मैडम प्लीज़ आप खामोश हो जाएं। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने दलाइल दिए कि जस्टिस उमरता बंदियाल केस में नया पेंडोरास बॉक्स खोलना चाहते हैं। बार बार याद दहानी करा चुका कि वक्त कम है, बेंच के एक रुकन को 4 दिन में रिटायर हो जाना है, ख्वामख्वाह अदालत का वक्त ज़ाया किया जा रहा है। आज एक मौके पर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने बेंच से कहा कि मेरी दुआ है जो मुझ पर बीती वो आप में से किसी पर ना बीते। आज यहाँ अदलिया की आज़ादी के लिए खड़ा हूँ। उन्होंने कल से फिर मेरा मीडिया ट्रायल शुरू कर दिया है। उनसे कहना चाहता हूँ कि इज्जत दें, मैं आज भी एक जज हूँ। आज समाअत के बाद अदालत ने फैसला महफूज किया और आज ही मुख्तसर फैसला सुना दिया, जिसके बाद अब FBI जस्टिस फाइज ईसा की अहलिया और उनके बच्चों की असासों की तहकीकात अदालती हुक्म के तहत नहीं कर सकेगा। मई 2019 में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एक रेफरेंस भेजा था, जिसे जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। और फिर गुज़िश्ता साल 19 जून को जैसे काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस को तो कलअदम करार दिया था, मगर फैसले में अदालत ने FBI को उनकी अहलिया सरीना ईसा की जायदाद और टैक्स के मामला देखने के बारे में हुक्म दिया था और इसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के पास जमा कराने की हिदायत की थी। सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी बेंच ने जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस कलअदम करार दिया था, जबकि 10 में से 7 जजों ने जस्टिस फाइज ईसा की अहलिया और उनके बच्चों का मामला FBI में भेजने का हुक्म दिया था। FBI को यह भी हिदायत दी गई थी कि वो 3 महीने में अपनी तहकीकात मुकम्मल करके इसकी रिपोर्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवाए और अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ये समझे कि लंदन में जायदाद खरीदने के लिए पैसे भिजवाने में जस्टिस काजी फाइज ईसा का किरदार है, तो फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उनके खिलाफ ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करने पर आइन के आर्टिकल 209 के तहत कार्रवाई कर सकती है। जैसे काजी फाइज ईसा और उनकी अहलिया सरीना ईसा के अलावा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, सिंध बार काउंसिल और फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने भी इस फैसले पर नजरसानी की अपील दायर की थी। जैसे फाइज ईसा की अपील में कहा गया था कि अदालत उनका और उनके खानदान की बैरून मुल्क जायदाद का मामला
फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी एफबीआर को भेजने के बारे में अपने फैसले पर दोबारा गौर करे। अपने दलाइल में भी जस्टिस फाइज ईसा का कहना था कि अदालती हुक्म उनके सर पर लटकती हुई तलवार के मुतरादिफ है, लिहाजा अदालत इस फैसले पर नजरसानी करे। नजरसानी की अपील की पैरवी दरख्वास्त गुजार यानी जस्टिस काजी फाइज ईसा ने खुद की थी। समाअत के दौरान जस्टिस काजी फाइज ईसा का बेंच के सरबराह जस्टिस उमर अता बंदियाल से भी तल्ख मुकालमा हुआ और जस्टिस मुनीब अख्तर के साथ बाज़ औक़ात सख्त जुमलों का तबादला भी हुआ। इसके अलावा मामले की समाअत करने वाले जजों के दरमियान भी सख्त जुमलों का तबादला हुआ था और एक मौके पर जस्टिस मकबूल बाकिर बेंच से उठकर चले गए थे। हुकूमत की जानिब से मुसलसल ये एतराज़ उठाया जाता रहा है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा मनी ट्रेल नहीं दे रहे, टेक्निकल ग्राउंड पर केस खत्म करना चाहते हैं। मगर सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता साल 19 जून को ही जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस का कदम करार दिया था और इस रेफरेंस में मौजूद खामियों की निशानदेही करते हुए उसे मेलाफाइड इन लॉ करार दिया था। फिर यह एतराज़ उठाया गया कि जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया सरीना ईसा के ज़राए आमदनी महदूद थे, इसलिए लंदन की जायदादों की असल मिल्कियत जस्टिस फाइज ईसा की है। गुज़िश्ता साल 19 जून को सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला एफबीआर को तहकीकात के लिए भेजा। सरीना ईसा ने जायदादों के हवाले से बैंकिंग ट्रांजैक्शंस पेश की, मनी ट्रेल भी दी और यह भी साबित किया कि सारा पैसा बैंक्स के जरिए भेजा गया, न कि हुंडी हवाले के जरिए भेजा गया। उन्होंने बार बार एतराज़ उठाया कि एफबीआर उनको उनके अपने रिकॉर्ड तक रसाई नहीं दे रहा। साथ ही उन्होंने एफबीआर पर यह एतराज़ भी उठाया कि चेयरमैन एफबीआर की तब्दीली बदनीयती पर मबनी है। फिर उन्होंने एफबीआर के कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू पर भी एतराज़ उठाया। इसके अलावा सरीना ईसा ने मौक़िफ़ अपनाया कि एफबीआर मेरी ज़राई आमदनी को तस्लीम नहीं कर रहा और वो इसलिए नहीं कर रहा ताकि लंदन की जायदादों को ज़राए आमदनी से ज़्यादा साबित किया जा सके और जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ मुकदमा बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि लंदन की जायदादें उन्होंने खुद खरीदी हैं और बैंकिंग चैनल से पैसे बाहर भेजने का पूरा मनी ट्रेल दिया गया है और वो ही इसकी मालिक हैं। और अब आज अदालत ने भी एफबीआर की कार्रवाई को गैर कानूनी करार दिया है। हम इस मामले पर बात करने के लिए राब्ता किया वफाकी वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम से, जिन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। नजरसानी केस में दलाइल देने वाले एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने मुआज़रत कर ली, जबकि मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने जवाब दिया कि वो आज दस्तयाब नहीं हैं। सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हामिद खान साहब, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, इस मुकदमे में वकील भी रहे। रशीद रिजवी साहब, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, आप भी वकील रहे। जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद इकबाल साहिबा, साबिक जज लाहौर हाई कोर्ट, हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा आबिद साकी साहब, साबिक वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल। आप चारों का बहुत शुक्रिया। हामिद खान साहब, सबसे पहले इस फैसले का मकसद ज़रा आवाम के लिए अगर आप समझा सकें कि इसका मतलब है कि जो कुछ था, जैसे काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ रेफरेंस पहले कलम हो चुका था, उसके अलावा जो एफबीआर की कार्रवाई थी, अब कुछ नहीं हो सकता, अब मामला आगे बढ़ेंगे? जी, अब इस फैसले के तहत अब मज़ीद कोई कार्रवाई उनके ख़िलाफ़ नहीं हो सकती। ना एफबीआर कोई कार्रवाई कर सकता है और ना ही उसकी रिपोर्ट पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कोई कार्रवाई कर सकती है। लिहाजा आपने दुरुस्त कहा कि 19 जून 2020 के फैसले के मुताबिक रेफरेंस तो पहले ख्वाहिश हो गया था, लेकिन उसका एक शाखसाना बच गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि ये मामला अब एफबीआर के पास जाएगा, जो 90 दिन के अंदर रिपोर्ट पेश करेगा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, और फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल चाहे तो उस रिपोर्ट की बुनियाद पर सुओ मोटो रेफरेंस जो है वो शुरू कर सकती है काजी साहब के ख़िलाफ़। अब वो जो हिस्सा था, ये शाखसाना था पिछले साल के ऑर्डर का, वो आज कल अदम हो गया है। लिहाजा मज़ीद कोई कार्रवाई ना एफबीआर कर सकती है, ना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कर सकती है। रशीद रिजवी साहब, एक जो एतराज़ किया जा रहा है वो ये कि जी मनी ट्रेल देनी चाहिए थी, एफबीआर तहकीकात कर लेती, मगर सरीना ईसा साहिबा का एक मौक़िफ़ रहा कि भाई पूरा मैंने मनी ट्रेल दिया है, मेरी एग्रीकल्चर इनकम को एफबीआर नहीं काउंट कर रहा, मनी ट्रेल मैंने बैंकिंग चैनल के जरिए पैसे भेजे हैं, सब चीज़ें साबित की हैं। आज एग्जैक्टली क्या प्रूव हुआ है ये कि जी एफबीआर तहकीकात नहीं कर सकता, करता तो शायद कुछ निकल आता, या फिर सरीना ईसा साहिबा ने सारी मनी ट्रेल दी थी और एफबीआर की जो बदनीयती थी वो साबित हो रही थी? देखे ना, रिव्यू पिटिशंस में उन्होंने कोई 13-14 पेपर बुक्स दाखिल की हैं, सारी तफसीलात उन्होंने दे दी हैं, लेकिन आप देखें कि जो पिछला फैसला था जिसमें रेफरेंस को और शो कॉज नोटिस को क्वैश किया था, उसमें ये कह चुके हैं कि ये कानूनी बदनीयती है पे मुनहसर है। सारी इरेगुलरिटीज़ पैरा 132 में कोई 14-15 इरेगुलरिटीज़ इलेगलिटीज़ हाईलाइट की हैं, जो मेजॉरिटी के ऑथर थे जस्टिस उमर अता बंदियाल ने। उसके बावजूद भी आप फिर उन्हीं लोगों के पास जज साहब को और उनकी बेगम को और उनके बच्चों को धकेल रहे हैं कि जी आप इन्वेस्टिगेट करें, ये करें। मैं समझता हूँ ये एक तारीख़ी फ़ैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि इस केस में कुछ नहीं है, ज़बरदस्ती किसी को खींचना
जो इंक्वायरी 116 को डिफाइन किया है। और आप देखें, मज़े की बात जो है, इंटरेस्टिंग है कि सुप्रीम फेडरेशन ने कोई अपील नहीं की। इतने सख्त रिमार्क्स हैं सुप्रीम कोर्ट के अपने डिटेल्ड रीजनिंग में, एक उन्होंने रिव्यू फाइल नहीं किया। और आज केस ऐसा चला रहे थे जैसे उन्हीं का रिव्यू है 3-4 दिन से। तो मैं समझता हूं कि ये तो एक हरासमेंट था एक जज साहब का, उनके फैमिली मेंबर्स का, जो आज इख्तिमा एंड हुआ है। जस्टिस आसरा इकबाल साहब, आप बताइएगा, ज़ाहिर है वो जो फैसला आया तफसीली, उसमें वाकई हुकूमत के हवाले से किस तरीके से इस मामले को आगे बढ़ाया गया, बड़ी सख्त रिमार्क्स थे, सख्त बातें थी, मगर हुकूमत ने रिव्यू नहीं किया। ये उनका फाइज ईसा साहब का रिव्यू था, उसमें बार बार ये एतराज़ उठता रहा कि जी बहुत ज़्यादा दलाइल दिए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा बात को तूल दिया जा रहा है हुकूमती एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब की तरफ से। आपको क्या लगता है आज के फैसले के बाद हुकूमत के लिए जो केस हुकूमत ने बनाया था वो कहाँ खड़ा है फिर? जैसे नासिर इकबाल साहब, बस हम दोबारा रब्ता कायम कर रहे हैं। आबिद साकी साहब, आप क्या कहिएगा? आप देखें कि ये पहले दिन से जो हमारा सिविल सोसाइटी का, लीगल फ्रेटर्निटी का, सहाफ़ियों का, बाशऊर शहरियों का, सियासी कारकुनों का और हर बाशऊर पाकिस्तानी का ये नुक्ता नज़र था कि ये गवर्नमेंट ने जज साहब को विक्टिमाइज़ करने के लिए उनके चंद अहम फ़ैसले जिनको वो नापसंद समझते थे, उनकी बुनियाद पर इनको टारगेट किया गया है और एक कहानी बनाई गई है, मैन्युफैक्चर किया गया है, कंप्लेनेंट को प्रोक्योर किया गया है और फिर विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन, गैर कानूनी, गैर आइनी तरीके से उन्होंने यानी उनकी इंटेग्रिटी को इन क्वेश्चन लाने की कोशिश की। इसमें तो देखिए बराह रास्त जो है काबीना, सदर ममलकत, ये सारे लोगों के बारे में अपनी तफसीली फ़ैसले में जब ये आ गया कि ये मेलाफिडी रेफरेंस है, बदनीति पर मबनी है, तो उसके बाद फिर फर्दर जो डायरेक्शन थी FBI को, वो एक नया पेंडोराज बॉक्स खोलने के मुतरादिफ थी। और इसी बुनियाद पर हमारे सारे लोगों के जो रिव्यूज़ थे, हमारी पाकिस्तान बार काउंसिल का भी रिव्यू था कि सवाल अब इसके बाद ये नहीं है कि उस रिपोर्ट की, FBI की सो कॉल्ड जो रिपोर्ट उन्होंने सबमिट की है या वो जो प्रोसीडिंग्स की हैं उसकी लीगैलिटी या इलीगैलिटी का क्वेश्चन ही नहीं है। हमारा सवाल ये था, रिव्यू में हमने ये कहा था कि ये डायरेक्शन सिरे से दी नहीं जा सकती। जब वो बुनियादी इमारत की बुनियाद जब मुनहदम हो गई है तो उसकी बुनियाद पर, किसी दूसरी शाख की बुनियाद पर नए अंदाज से उसी कहानी को, उसी केस को, उसी ग्रीवेंस को दोबारा रीएजिटेट नहीं किया जा सकता। और ये जो यानी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन दी गई है, इसको रिव्यू किया जाए। और अल्टीमेटली वो हमारा नुक्ता नज़र जो है वो आज तारीख़ में सुरखरू हुआ। वो तमाम लोग भी सुरखरू हुए जिन्होंने काजी फैज़ ईसा के साथ खड़े होने का ऐलान किया और मकदूर भर अपनी आवाज़ उठाई। इससे मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए एक, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अहम तारीखी दिन है। अच्छा, मैं इस तरफ आते हुए मैं जस्टिस साहिबा, आप इस मामले को कैसे देख रही हैं? पहले रेफरेंस कलअदम होता है, फिर वो फैसला जिसमें FBI को तहकीकात करनी थी उसे भी कलअदम करार दिया जाता है। ये मामला क्या हुकूमत की तरफ से बहुत ज़्यादा मिसहैंडल किया गया? आप किस तरीके से देख रही हैं इसको? रेफरेंस के बारे में तो ये पहले ही कहा गया है, अदालत ने कहा कि ये तो बदनीयती पे मबनी था और था भी, और मेरा ख्याल है कुछ उजलत में फाइल किया गया। उनके पास कोई ऐसे हकायक नहीं थे जिसके बेसिस पे वो रेफरेंस फाइल किया गया, माँ सिवाय इसके कि कोई इनके फैसले जो थे वो नापसंदीदा थे जिसकी वजह से उन्होंने किया, तो वो तो बात ख़त्म हो गई। अब जो फैसला आया उसमें जो फरीक नहीं भी थे उनके खिलाफ एक पास कर देना ऑर्डर के जी इनकी तहकीकात FBI करे, और मेरा ख्याल है 60 दिनों का उनको म्याद दी थी कि आप 60 दिन में रिपोर्ट करें। जब उन्होंने फैसला दे दिया तो फंक्टस ऑफिशियो हो गया कोर्ट, उनसे ये कहना कि जी हमें दोबारा आप ये दीजिएगा और फिर अगर हम चाहें तो ये मामला फिर से खोला जा सकता है। ये कुछ अजीब सी बात थी, मैंने कभी ऐसा होते देखा तो नहीं है, लेकिन जो मुझसे पहले 7 शुरका हैं वो बहुत ज़्यादा तजुर्बाकार है, वो अपनी राय की बतरीक एहसन बता सकते हैं कि उनके अंदाजे में ये क्या वजह थी कि ये सारा कुछ हुआ। और मैं समझती हूँ इसके लिए कोई गुंजाइश तो थी नहीं। ये मैं समझती हूँ नहीं पॉसिबल कि जैसे आपने कहा कि FBI अब कुछ ना करे, अगर FBI करना चाहे वो अपने तौर पे कर सकती है, लेकिन वो जो कुछ था वो तो उनको लाजमी करना था, क्योंकि अगर वो ना करते तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता। लेकिन FBI जो है वो मजाज है, अगर किसी के खिलाफ कोई भी चीज़ खोलना चाहे उनके टैक्स के खातों में तो वो खोल सकते हैं, उस पर कोई ममानियत तो नहीं है, वहाँ सिवा कि ये अदालत का उसके साथ अब कोई ताल्लुक नहीं रहा।
जी हामिद खान साहब, एफबीआर खुद कर सकता है? अब सरीना ईसा साहिबा पहले बहुत ज़्यादा एफबीआर की नीयत पर सवाल उठाती रही कि मुझे मेरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही है, मेरी एग्रीकल्चर इनकम को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, उसको एक्सेप्ट कर लें तो सब साबित हो जाता है, मैंने बैंकिंग चैनल से पैसे भेजे हैं, आगे जाके कुछ ना कुछ हो सकता है। देखिए, बात यह है कि अब इसके बाद एफबीआर का कुछ भी करना जो होगा बदनीयती पे मबनी होगा, और गो उससे पहले, ये रेफरेंस आने से पहले अगर अपने तौर पर एफबीआर उनके बेगम और बच्चों के बारे में कोई तफसीलात लेते, अगर उसकी इजाज़त होती इनकम टैक्स लॉ के मुताबिक, इनकम टैक्स रूल्स के मुताबिक, तो फिर तो वो एक पॉसिबिलिटी थी। लेकिन अब जो कुछ पिछले 2 साल के अंदर सामने आया है उससे तो वाज़े है कि एफबीआर को इस्तेमाल हुकूमत कर रही थी, या वो कुव्वतें कर रही थी जो कि काजी फ़ाइज़ा से नाराज़ थी और उनको विक्टिमाइज़ करने की कोशिश कर रही थी। लिहाजा अब एफबीआर की जो रिपोर्ट उसने दी है, जिस दबाव के तहत दी है, उससे कबल, रिपोर्ट देने से कबल जो एकदम एफबीआर के चेयरमैन को तब्दील किया गया है, ये सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि शक व शुबात में ले जाते हैं, और इतने बड़े शक व शुबात पैदा हो गए हैं कि अब वो कोई भी एक्शन करेंगे तो उसको जायज़ या किसी तौर पर भी बोनाफिडे नहीं कहा जा सकता। और रशीद रिजवी साहब, ये मामला सिरे से ख़त्म हो गया या हुकूमती वज़रा के लिए जिनके ऊपर सवालात उठाए गए, पहले फैसला जब कलअदम करार दिया गया था रेफरेंस, उसमें भी सवालात उठाए गए, रिपरकशंस होंगे आने वाले दिनों में, कानूनी रिपरकशंस या सियासी रिपरकशंस हो सकते हैं उनके लिए? मैं समझता हूँ अगर ये कॉन्शियस रखने वाले वज़रा हैं तो इन्हें तो पहले ही फैसले पे जब डिटेल रीजनिंग आई थी उसी वक्त मुस्तफ़ी हो जाना था, इसलिए कि लॉ मिनिस्टर और जो साबिक अटॉर्नी जनरल है उनके ख़िलाफ़ बड़े, और मिर्ज़ा अकबर साहब के ख़िलाफ़ बड़े सख्त रिमार्क्स आए हैं कि ये उनकी नाअहली, उनकी मेलाफाइडी की वजह से ये हुई है, और आज के बाद भी। लेकिन ये मैं नहीं समझता हूँ कि ये लोग रिज़ाइन करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक आज तारीख रकम कर दी है, रिव्यू का स्कोप वैसे ही लिमिटेड होता है, 5, 6, 8% से ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन उन्होंने 19 जून को जो एक एरर हो गया था, किसी तरीके से कोई स्लिप ऑफ की वजह से हो गया था, वो रिकॉल उन्होंने कर दिया है, और अब ये मैं समझता हूँ चैप्टर एंड हो गया है। इसमें अगर एफबीआर कुछ करेगी तो जैसे हामिद खान साहब ने कहा कि ये मेलाफाइडी कहलाएगी, और इसी सदर, इसी वज़ीर आज़म, इसी लॉ मिनिस्टर के मातहत है ये इदारा जिनके ख़िलाफ़ मेलाफाइडी इन लॉ की बात कर चुकी है सुप्रीम कोर्ट के 10 जजेस कर चुके हैं ये बात। साकिब साहब, एक ये भी हुआ कि जजेस हमने देखा कि बहुत ज़्यादा आपस में पर्सनल हो गए, आज भी हमें नज़र आया, और ये ज़ाहिर बड़ी अफसोसनाक बात है, आज भी नज़र आया जो फ्यूचर चीफ जस्टिस हैं, फिर जस्टिस फ़ाइज़ भी फ्यूचर चीफ जस्टिस हैं, उनके दरमियान भी मुकालमा हो गया, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और फ़ाइज़ साहब के दरमियान में भी मुकालमा हुआ। तो इस सब के नतीजे में ये जो सूरत हाल जुडिशरी में पैदा हुई है, आपके ख्याल में जुडिशरी की मजबूती ही को साबित करती है? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना तो ठीक है, मगर अफसोसनाक हद तक पर्सनल मामलात हो गए थे। मेरा ख्याल है कि चूँकि हमारे तमाम इदारे पिछले 70 साल से एक टर्बुलेंट फेज़ से ही गुज़र रहे हैं, इनको वो इस्तेहकाम नसीब नहीं हुआ जो किसी मुनज़्ज़म मुआशरे की नसीब में होता है। तो मैं समझता हूँ उसमें हमारे कुछ डार्क पैचेस भी हैं, कुछ हमारे ब्राइट पैकेजेस भी हैं, और ये मैं आज का जो फ़ैसला है इसको मैं समझता हूँ कि ये एक ब्राइट साइन ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है। इससे हमें ये कॉन्फिडेंस हुआ है कि किसी एक जज के किसी फ़ैसले की नापसंदीदगी की बुनियाद पर उसको आप अदालत से बाहर निकाल कर नहीं फेंक सकते। आपने उसके लिए अगर कोई टेंजिबल अकाउंटेबिलिटी का मटेरियल लेके आना है, जिसके हमेशा हम हक़ में रहे हैं कि जजेस की भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और जनरल्स की भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। सो हम तो अक्रॉस द बोर्ड एक अकाउंटेबिलिटी लॉ के तहत पूरे मुआशरे के तमाम अफराद का एहतसाब होना चाहिए, ये हमारा शुरू से मुतालबा रहा है। लेकिन आप किसी एक शख्स को, किसी एक फ़र्द को इस बुनियाद पर विक्टिमाइज़ करने की अटैम्प्ट करें तो मैं समझता हूँ उसके ख़िलाफ़ आज एक बहुत बड़ा बैरियर क्रिएट हो गया है।
और जस्टिस नासरा साहिबा, रेफरेंस तो हो गया ख़त्म कल अदम पहले ही, फिर आज FBI वाला भी मामला रिवर्स हो गया, मगर पहले फैसले में हुकूमत के हवाले से काफ़ी कुछ लिखा गया, वुज़रा के हवाले से। आपके ख्याल में रिपरकशंस होंगी हुकूमत के लिए, हुकूमती वुज़रा के लिए, स्पेशल असिस्टेंट के लिए, एडवाइजर्स के लिए, या कोई रिपरकशंस नहीं है, बस मामला ख़त्म हो गया? कुछ मालूम होता है, इसके असरात तो होंगे। और वैसे ही आपको पता है यहाँ तो तब्दीलियाँ रोज़ आती हैं, ये वैसे ही तब्दीली की इस वक्त है मुंतखब हुकूमत, तो मेरा ख्याल है कुछ ना कुछ तब्दीलियाँ तो आएंगी ही, कुछ इस वजह से, कुछ और वजह से। तो आप और हम सब देखेंगे कि क्या तब्दीली आती है, लेकिन उसके अलावा मेरा ख्याल है कोई पेनल्टी वगैरह या ऐसी कोई सूरत हाल तो नहीं होने का इम्कान। हामिद खान साहब, चीफ जस्टिस बनना है मुस्तकबिल में फ़ाइज़ ईसा साहब को, आपको लगता है बहुत करीब से देखा जाएगा उनके रिमार्क्स को, उनके फैसलों को, उनके अपने ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी होगी कि किस तरीके से वो ओवरऑल कंडक्ट करते हैं चीज़ों को? देखिए, ये तो हर जज के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने आप को कैसे कंडक्ट करता है। कोई एक्सेप्शन नहीं हो सकती। ये नहीं हो सकता कि काजी फ़ाइज़ ईसा पर ज़्यादा नज़र रखी जाए और दूसरे जजेस पर कम। वो उसी तरह एक जज हैं जिस तरह और सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, और इसी तरह एक चीफ जस्टिस होंगे जिस तरह और चीफ जस्टिस उनसे पहले और उनके बाद होंगे। मैं सिर्फ ये अर्ज़ करूँगा कि जो एक मखसूस हुक्म दिया था जिसमें चीफ जस्टिस साहब ने और उनके साथ 3 और जजेस ने इत्तफाक करते हुए कहा कि वो फ़लाँ किस्म के केस ना सुने, उसके ख़िलाफ़ एक नज़रसानी की दरख्वास्त डाली जा चुकी है। और मैं समझता हूँ कि वो फ़ैसला ग़ालिबन दुरुस्त नहीं है, क्योंकि अभी तक जितनी भी कानून है इसके ऊपर जूरिस्प्रूडेंस है, वो ये कहती है कि रिक्यूज़ कराना किसी दूसरे जज का काम नहीं है, बल्कि जज खुद ही ये फैसला करता है कौन सा केस उसे सुनना चाहिए या नहीं सुनना चाहिए। दूसरा जज बशमूल चीफ जस्टिस के उसको मजबूर नहीं कर सकता कि वो मखसूस केस सुने या ना सुने, ये कौन सा केस सुने कौन सा ना सुने। लिहाजा उसके बारे में मैं समझता हूँ कि नज़रसानी होनी चाहिए, और नज़रसानी की दरख्वास्तें उस फैसले के ख़िलाफ़ इस वक्त पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। रशीद अली साहब, आप क्या कहिएगा इस हवाले से? मैं भी इसी से एग्री करूँगा कि कोई जज जो है वो दूसरे जज के लिए नहीं है रिक्यूज़ल का ऑर्डर पास कर सकता है कि ये ना सुने या सुने। तो ये ऑर्डर बड़ा डिबेटेबल था, जो अचानक एक जो क्वेश्चन सामने था भी नहीं, उठते हुए जज साहिबान ने ये ऑर्डर पास कर दिया था। तो ये रिव्यू होना चाहिए, और मैं उसको नहीं समझता कि वो आइन के मुताबिक और कानून के मुताबिक है। आप सबका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू पैनलिस्ट की आपने सुनी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, मज़ीद आम तौर पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। जहांगीर तरीन के हामी अरकान असेंबली का ग्रुप कल वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात करेगा। तो क्या इस मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान और जहांगीर तरीन में भी मुलाकात होगी? क्योंकि तहरीक इंसाफ में एक ऐसा ग्रुप है जो जहांगीर तरीन की वज़ीर आज़म से मुलाकात की मुखालफत कर रहा है। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक जहांगीर तरीन के ग्रुप की कल वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात होगी। वज़ीर आज़म से मुलाकात में 30 से ज़ायद अरकान पार्लियामेंट शरीक होंगे और वज़ीर आज़म को हक़ाइक़ से आगाह करेंगे। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म से मुलाकात से पहले जहांगीर तरीन ग्रुप का मुशावरती इजलास होगा, और ये इजलास जहांगीर तरीन के घर पर होगा। इस इजलास में मुलाकात के नकात तैयार किए जाएंगे। मगर आज वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने मुल्तान में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान की मौजूदगी में जहांगीर तरीन का नाम लिए बगैर उनके ग्रुप पर तनकीद की। मत आप ये तसव्वुर कीजिए कि ज़रा फलाने ने कुछ कह दिया, 4 MNA 4 MPA बिगड़ गए, ये हो गया। कोई नहीं बिगड़ेगा। जो बल्ले के निशान पर इमरान खान के बलबोते पर टिकट लेकर आया है, लाइन खींच दो, या इधर हो जाओ या उधर हो जाओ। ये तीतर बटेर नहीं चलेगा। और ये तहरीक इंसाफ के कारकुनों का, ये तहरीक इंसाफ के कारकुनों का पैगाम है। और डट जाएं, परवाह ना करें। इज्जत अल्लाह देता है, इक़्तिदार वो देता है। किसी ने उड़ा के हुमा नहीं बिठा दी। 22 साल की जद्दोजहद है, और उस जद्दोजहद की पासदारी के लिए आपका कारकुन, आपका नजरियाती कारकुन आपके साथ है। सादा जरूर होगा, जनूबी पंजाब का तबका समझता सब कुछ है। इसके अलावा गुज़िश्ता हफ्ते वफाकी वज़ीर बराए उमूर कश्मीर और गिलगित अली अमीन गंडापुर ने जहांगीर तरीन की वज़ीर आज़म से मुलाकात की मुखालफत की थी और कहा था कि वज़ीर आज़म की जहांगीर तरीन से मुलाकात से इदारों पर दबाव बढ़ेगा।
कुछ बंदे दिखा के वो अब एक तरह का ब्लैकमेलिंग एक फैक्टर बीच में आ गया है। तो मैं नहीं समझता कि एक बंदा जिसके ऊपर केस चल रहा है और वो इस वक्त अंडर इंक्वायरी है, वैसे अगर माहौल में मुलाकात होगी तो इदारों पे उसका दबाव आएगा ऐसी मुलाकात से कि वाकई कोई सॉफ्ट कॉर्नर है। अब जहांगीर तरीन का जो है वो बेसिकली उसने की है बिजनेस के अंदर करप्शन, जो मनी लॉन्ड्रिंग टाइप उसने बिजनेस में की है। इदारों ने उसके ऊपर एक इंक्वायरी की है, उस इंक्वायरी की बुनियाद पर उन्होंने एक रिपोर्ट दी है। एक तरफ कुछ हुकूमती अराकीन जहांगीर तरीन ग्रुप की मुखालफत कर रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ अराकीन इस बात की यकीन दहानी करा रहे हैं कि मामला ठीक हो जाएंगे। गुज़िश्ता हफ्ते जहांगीर तरीन ग्रुप के रहनुमा रुकन कौमी असम्बली राजा रियाज, सूबाई वज़रा अजमल चीमा और ख्याल अहमद ने गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर से मुलाकात की थी। जो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने मुलाकात में कहा था कि आपके तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे, वज़ीर आज़म से आपकी मुलाकात यकीनी बनाने के लिए किरदार अदा करूँगा। और अब कल मुलाकात होने जा रही है। इसके अलावा वज़ीर आला पंजाब के मुशीर और जहांगीर तरीन के हामी अब्दुल हई दस्ती ने दावा किया था कि बैंकिंग कोड में FIA की रिपोर्ट और हालिया दिनों में बर्फ का पिघलना हमारे इकट्ठे होने ही का नतीजा है। जिस तरह हम चाह रहे थे वैसा ही हो रहा है। इस बात का इम्कान है कि वज़ीर आज़म आप लोगों को कन्विंस कर लें या आप अपना माइंड बना के जा रहे हैं और आपकी बात नहीं मानी गई तो आप लोग अगला लाएअमल देंगे। जब हम लोग इकट्ठे हुए हैं तो ये मैं समझता हूँ उस चीज का ही रिजल्ट है जो अब आपके सामने था कि जो बैंकिंग कोर्ट्स के अंदर FIA की जो रिपोर्ट्स हैं और एक जो बर्फ पिघल रही है, मैं समझ रहा हूँ यही चीज थी जो हम चाहते थे। और पहले मेरा ख्याल है कि ये ग्रुप मिलेगा, 4-5 बंदों का एक वफद जाके मिलेगा और उसके बाद उम्मीद है कि तरीन साहब की मुलाकात होगी इमरान खान साहब से। आज जो बात की गई है कि जी ठंडी हवाएं चली हैं, ये बात आर्जी होगी। अगर ये कार्रवाई जारी रहती है तो आप अपना लाएअमल देंगे और जहांगीर तरीन साहब के साथ ही सारे खड़े होंगे। मेरा राब्ता हुआ है तो उन्होंने एक बड़ा एक पुरुमीद है और बता रहे थे कि बड़ा एक पॉजिटिव रिस्पांस वहां से आ रहा है। जो चीज हम चाह रहे थे उसी के मुताबिक काम हो रहा है। जी साथ ही हमारे प्रोग्राम में राजा रियाज ने दावा किया था कि वजीर आजम और जहांगीर तरीन में राब्ते बहाल हो गए हैं। मगर आपने गुज़िश्ता हफ्ते हमारे प्रोग्राम में बताया था कि उससे 2 हफ्ते पहले तक जहांगीर तरीन और वज़ीर आज़म का आपस में राब्ता था। तो ये जो पैगाम रसानी हुई है, क्या वज़ीर आज़म और जहांगीर तरीन का आपस में राब्ता बहाल हो गया है, उसके बाद ये पैगाम दिया गया? जी, वो दोबारा बहाल हो चुका है। और उसी सिलसिले में कल का जो आपने सवाल किया है कि इफ्तार डिनर जो है उसको कैंसिल किया गया है, थोड़ा डिले किया गया है। और इंशाल्लाह आप अगले चंद दिनों में देखेंगे कि हमारी मुलाकात भी होगी और उस मुलाकात के बाद मुझे पूरा यकीन है कि बहुत से मामलात तय पा जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें सेटल हो जाएंगी। अब 2 मौक़िफ़ के साथ 2 ग्रुप तहरीक इंसाफ में बन गए हैं और जहांगीर तरीन ग्रुप की वज़ीर आज़म इमरान खान से कल मुलाकात होगी। तो देखते हैं कि वज़ीर आज़म किस मौक़िफ़ के हामी बनते हैं। दूसरी जानिब कोरोना की तीसरी लहर के फैलाव को रोकने के लिए मुल्क भर में मुख्तलिफ पाबंदियाँ आयद की गई हैं और SOPs पर अमल दरामद के लिए फ़ौज को तैनात किया गया है। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मुल्क भर में फ़ौज को सिविल इदारों की मुआवनत के लिए तलब किया गया है। 16 शहरों में पाक फ़ौज तैनात कर दी गई। 16 शहरों में इस ही मुनासिबत से पाकिस्तान आर्मी की इन्हांस्ड डिप्लॉयमेंट कर दी गई। वबा की इस बिगड़ती हुई सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए अवाम की हिफाजत, सेहत आमा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वफाकी हुकूमत के अहकामात के मुताबिक मुल्क भर में पाकिस्तान आर्मी को आर्टिकल 245 के तहत सिविल इदारों की मुआवनत के लिए तलब किया गया है। कोरोना वबा के ख़िलाफ़ हिफाजती तदाबीर पर अमल दरामद और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की बुनियादी जिम्मेदारी सिविल इदारों की है। पाकिस्तान आर्मी इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स के तौर पर वबा के फैलाव को कंट्रोल करने के लिए दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की भरपूर मुआवनत करेगी। SOPs पर अमल दरामद के लिए हुकूमत के तलब करने के बाद फ़ौज सड़कों पर है। वज़ीर आज़म शहरियों को पहले ही खबरदार कर चुके हैं, अगर एहतियात ना की तो भारत जैसी सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। शहरी इस वबा की शिद्दत को संजीदा लें, एहतियात करें। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 4825 नए केसेस सामने आए हैं और मस्बत केसेस की शरह 9.62% रही है, जबकि 70 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि सिंध के बड़े शहरों में मस्बत केसेस की शरह में इजाफा हुआ है। कराची ईस्ट में मस्बत केसेस की शरह 21%, कराची साउथ में 12%, सेंट्रल में 9%, मलीर में 6% शरह है। हैदराबाद में 16% केसेस मस्बत आ रहे हैं और सक्खर में कोरोना की शरह 16% तक पहुँच गई है, जबकि मर्दान में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 31, पेशावर में 34% और लाहौर में 18% है। सिंध हुकूमत ने तमाम तालीमी इदारों को बंद करने का ऐलान किया है। आज से 3 दिन बाद शहरों के दरमियान पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बंद करने का फैसला किया गया है,
जबकि सिंध हुकूमत आइंदा होने वाली कौमी राब्ता कमेटी मीटिंग में बैनुल अक़वामी परवाजें बंद करने की अपील करेगी। गुड्स ट्रांसपोर्ट और सनतें SOPs के साथ खुली रहेंगी। जेलों में मुलाकातें बंद कर दी गई हैं। रेस्टोरेंट्स में अंदर और बाहर दोनों में डाइनिंग बंद करने का फैसला किया गया। शॉपिंग सेंटर्स भी शाम 6 बजे के बाद बंद किए जाएंगे। दूसरी तरफ मुल्क भर में वैक्सीनेशन का सिलसिला भी जारी है। NCOC के सरबराह असद उमर ने अपनी ट्वीट में कहा है कि NCOC के इजलास में फैसला किया गया है कि कल से 40 साल से जायद उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगी, जबकि 50 साल से जायद उम्र के रजिस्टर्ड अफराद को वॉक इन वैक्सीनेशन की इजाज़त दे दी गई है। भारत में सूरत हाल देखकर हुकूमत तशवीश का इजहार कर रही है और शहरियों को खबरदार कर रही है कि अगर अब भी एहतियात ना की तो हमें भी ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। भारत इस वक्त हंगामी सूरत हाल से में मुब्तला है। कोरोना मुतासरीन की तादाद 1,73,00,000 से जायद हो गई है। कोरोना से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले ममालिक में भारत दूसरे नंबर पर है। यहाँ मुसलसल 5वें रोज़ कोरोना के 3 लाख से जायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3,54,000 से जायद नए केसेस सामने आए हैं और 2,761 अमवात हुई हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कई दीगर रियासतों के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से अमवात की खबरें मिल रही हैं। मुल्क के ज़्यादातर अस्पताल भरे हुए हैं और जगह न होने की वजह से नए मरीजों को दाखिल नहीं किया जा रहा है। ऑक्सीजन का बहरान है। कई मुल्कों से हंगामी तौर पर ऑक्सीजन के टैंकर्स खरीदे जा रहे हैं। BBC के मुताबिक भारतीय हुकूमत ने 1,86,000 से ज़ायद अमवात की तस्दीक की है, लेकिन मुख्तलिफ शहरों के सहाफ़ियों ने सरकारी आदाद-ओ-शुमार को चैलेंज किया है। दिल्ली और दूसरे शहरों के अस्पतालों में बिस्तर कम पड़ गए हैं, जिसकी वजह से लोगों को मजबूर किया जा रहा है कि वो मरीजों का घर पर इलाज करवाएं। लोग अपने अजीज़ों की जान बचाने के लिए ब्लैक मार्केट का रुख कर रहे हैं, जहां दवाइयां और ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कीमतें आसमान को छू रही हैं। लोग 1-1 किलोमीटर की लंबी कतार में खड़े होने के बाद ऑक्सीजन सिलेंडर हासिल कर पा रहे हैं। अफसोसनाक सूरत हाल से बचने के लिए संजीदगी के साथ एहतियात कीजिए, मास्क पहनिए, वैक्सीन लगवाइए, खुद भी महफूज रहिए और कोरोना का फैलाव रोकने में अपना किरदार अदा कीजिए। प्रोग्राम में शामिल करते हैं। 20 साल बाद अब अमेरिका और उसके इत्तेहादी ममालिक की फौजें अफगानिस्तान से निकल रही हैं। अफवाज की इनखला का आगाज हो चुका है। 5 दिन बाद बाकायदा शुरू होने वाला सिलसिला 5 माह के अंदर मुकम्मल हो जाएगा और 11 सितंबर तक अमेरिका मुकम्मल तौर पर अफगानिस्तान से निकल जाएगा। मगर अमेरिकी अफवाज की इनखला के फैसले ने खित्ते में दहशतगर्दों के दोबारा इकट्ठा होने के खदशात को भी जन्म दे दिया है और अमेरिका के एक आला फौजी अफसर ने खबरदार किया है कि यह मामला पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा परेशानी का बाइस हो सकता है। इससे अमेरिका अपने इनखला के बाद की भी हिकमत अमली बनाने में मसरूफ़ है और अफगानिस्तान से जुड़े ममालिक में अमेरिका खतरात के पेश नज़र इंसदादी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए फौजी बेस ढूंढ रहा है, ताकि जब भी दहशतगर्दों के दोबारा इकट्ठे होने के खदशा पैदा हो तो बर वक्त कार्रवाई की जाए। आज रोजनामा डॉन में शाया होने वाली सहाफ़ी अनवर इकबाल की खबर के मुताबिक अमेरिका के सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल मैकेंजी ने पेंटागन की हालिया ब्रीफिंग में खबरदार किया है कि अमेरिका की तरफ से अफगानिस्तान से अपनी फौजें दस्तबरदार करने के बाद सबसे बड़ा खतरा अलकायदा और दाइश के अस्करियत पसंदों का दोबारा इकट्ठे होना है। अगर दबाव नहीं रखा गया तो वो दोबारा जन्म ले सकते हैं और ये तमाम पड़ोसी ममालिक के लिए बाइस तशवीश है, जबकि पाकिस्तान के लिए मामला सबसे ज़्यादा खदशे का बाइस होगा। खबर के मुताबिक पेंटागन ने गुज़िश्ता हफ्ते के आखिर में जो मुसव्वदा जारी किया है उसमें जनरल मैकेंजी ने कहा है कि उनकी कमांड और अमरीकी सिफारतकार अफगानिस्तान के इर्द गिर्द के ममालिक के साथ मुआहदों के लिए काम कर रहे हैं, ताकि अफगानिस्तान से दस्तबरदारी के बाद अमरीका को इंसदादी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए फौजें और जंगी जहाज़ रखने के लिए बेस दिया जाए। खबर के मुताबिक जब जनरल मैकेंजी से पूछा गया कि अगर पाकिस्तान और दीगर पड़ोसी ममालिक की अंदरूनी सियासत अमरीका को खित्ते में मिलिट्री बेस हासिल करने ना दे तो इस पर जनरल मैकेंजी ने जवाब दिया कि अगर इन ममालिक में फौजी बेस रखने के लिए इजाज़त चाहिए तो यह फैसला बिलाखिर अमरीका कौमी सतह पर लेगा। इस वक्त मैं ये सोच रहा हूँ कि अमरीका अफगानिस्तान से निकलने के बाद कैसे अफगानिस्तान में इंसदादी दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करने के काबिल होगा और मैं सेक्रेटरी की हिदायत पर इस हवाले से तफसीली प्लानिंग कर रहा हूँ और महीने के अख्ताम पर मैं उन्हें कुछ मुतबादिल के साथ रिपोर्ट करूँगा। जनरल मैकेंजी के मुताबिक अफगानिस्तान से निकलने का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि अमेरिका दाइश और अलकायदा जैसे ग्रुप्स के रहमो करम पर होगा या तालिबान के भी, अगर वो मसाइल खड़े करें और अमेरिका के मफादात के लिए खतरा बने। जनरल मैकेंजी के मुताबिक अस्करियत पसंदों का दोबारा इकट्ठा होना सिर्फ अमेरिका और पाकिस्तान के लिए खतरा नहीं बल्कि ये तमाम सेंट्रल एशियन ममालिक के लिए बाइस तशवीश होगा, ईरान के लिए भी। इसके लिए सबका मुफाद एक मुस्तहकम अफगानिस्तान में ही है। खदशात बढ़ रहे हैं। अमेरिका हिकमत अमली में मसरूफ़ है और गुज़िश्ता दिनों ये खबरें भी सामने आई हैं कि अमेरिका ने अफगानिस्तान से फौजी इनखला के लिए नेटो फोर्सेस और कॉन्ट्रैक्टर्स की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए खित्ते में सैकड़ों बहरी, फ़िज़ाई और ज़मीनी फ़ोर्स की तैनाती की मंजूरी दी है और जनरल मैकेंजी ने खबरदार किया है कि इनखला के दौरान तालिबान हमला ना करें वरना जवाबी कार्रवाई करेंगे। ये देखना होगा कि कौन से ममालिक अमेरिका को अफ़गानिस्तान की निगरानी के लिए अपनी ज़मीन पर बेस बनाने की इजाज़त देते हैं। दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान में मौजूद तमाम बैरूनी फ़ौजें अपने बेसेस अफ़गान फोर्सेस के हवाले करने का फैसला कर चुकी हैं। तुर्क खबर रसां इदारे के मुताबिक नेटो मिशन के कमांडर ने काबुल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है
कि अमेरिका और इत्तेहादी फ़ौजें अपनी बेसिस अफगान फ़ौज के हवाले कर देंगी और तमाम फ़ौजें पीछे हटने की तैयारी कर रही हैं। अफगानिस्तान से अमरीकी और दीगर इत्तेहादी ममालिक की फोर्सेस का इनखला खित्ते से मुताल्लिक एक बड़ी पेशरफ्त है, मगर साथ साथ इससे जुड़े खतरात और खदशात अपनी जगह पर बरकरार हैं। इस वक्त अफगानिस्तान में 36 ममालिक के 9,500 से ज़ायद फ़ौजी तैनात हैं, जिसमें अमरीकी अफवाज की तादाद 2,500 है। प्रोग्राम में शामिल करते हैं। इस माली साल की मुसलसल 2 सहमाइयों में करंट अकाउंट सरप्लस दिखाने के बाद जनवरी से मार्च की सहमाई में पाकिस्तान ने $288 मिलियन का खसारा रिकॉर्ड किया है, मगर यह खसारा तवक्कात से कम रहा है। मार्च के महीने में दरामदाद $5.2 अरब है, मगर बरामदाद में भी इजाफा देखा गया और वो $2.6 अरब की तजावुज़ कर गई। दरामदाद में इजाफे की वजह से रवा माली साल के 9 माह में तिजारती खसारा पिछले साल के मुकाबले में 17.7% बढ़कर $18.6 अरब पर पहुंच चुका है, मगर इसके बावजूद रवा माली साल के 9 माह में $959 मिलियन का करंट अकाउंट सरप्लस है, जबकि गुज़िश्ता बरस इसी अरसे में $4.1 अरब का करंट अकाउंट खसारा था। और उसकी बुनियादी वजह बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों की तरफ से भेजी जाने वाली तरसीलात ज़र हैं, यानी रेमिटेंसेस, और जिसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। जो रवा साल मार्च में $2.7 अरब हैं, जबकि गुज़िश्ता साल मार्च में $1.9 अरब थी, जबकि इस माली साल के 9 माह में तरसीलात ज़र यानी रेमिटेंसेस $21.6 अरब रही हैं, जबकि गुज़िश्ता बरस ये $17 अरब थी। यानी इस साल के 9 माह में तरसीलात ज़र में $4.4 अरब या 26.2% का इजाफा देखा गया है, जो करंट अकाउंट को इस साल सरप्लस में रखने का बाइस बना है। इससे ये उम्मीद भी पैदा हो गई है कि रवा माली साल के आखिरी 3 माह में दरामदाद में इजाफे का रुझान बरकरार रहने के बावजूद करंट अकाउंट खसारा 3 माह में इतना ही होगा कि पाकिस्तान पूरे माली साल के लिए करंट अकाउंट सरप्लस दिखा सकता है। ताहम मईशत में इस्तेहकाम के दावों के बावजूद मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी में कमी देखी गई है। बैरूनी सरमायाकारी जो गुज़िश्ता माली साल के 9 माह में $2.1 अरब थी, वो इस साल के 9 माह में 39% कम होकर $1.3 अरब पर आ गई है। अगर मुल्क को मुस्तकिल बुनियादों पर तरक्की की राह पर चलना है और 5% से ऊपर की तरक्की की तरफ जाना है, तो बरामदाद में इजाफा और बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा नागुज़ीर होगा, वरना फिर से करंट अकाउंट खसारा माजी की तरह मुआशी तरक्की की राह में हाइल हो सकता है। इरा दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।